दोस्तों, आज आप सुनेंगे क्राइम और सस्पेंस की दुनिया के मशहूर राइटर एडगर वॉलेस की एक कहानी जिसका नाम है द माइंड रीडर्स, यानी दिमाग को पढ़ने वाले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दुनिया में कोई पुलिस ऐसी नहीं है जो शातिर दिमाग अपराधियों पर काबू पा सके। ये शब्द हैं लेन विटलन के, जो एक अमेरिकी अखबार में छपे थे। इसमें उसने लिखा था, अगर अपराधी अपनी योजना को फूल प्रूफ बनाए और उसे उतनी ही होशियारी से लागू भी करे तो कहीं की भी पुलिस के बस की बात नहीं है कि उसका तोड़ निकाल सके। अब जरा आपको लेन विटलन के बारे में भी बता दूं। अमेरिका का ये शातिर दिमाग अपराधी 5 भाषाएं जानता है और यूरोप की कम से कम 1 दर्जन जेलों की सैर कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए उसे कभी भी सजा नहीं मिल सकी। पूरी शानो शौकत के साथ रहने वाले लेन से आप कभी पेरिस में क्लैरेजिस के अमेरिकन बार में मिल सकते हैं तो कभी हंगरी के किसी होटल या फिर चेकोस्लोवाकिया में प्राग के किसी बार में। उसे अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी पर बहुत ही गुमान था। उसके इंटरव्यू टाइप उस लेख में छपा था, डकैती में सफल होने के लिए आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक जैसी क्षमता होनी चाहिए। इसमें सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आप ये जानें कि खतरा कहाँ कहाँ से हो सकता है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप अपने शिकार या अपने विरोधी की दिमागी हालत को अच्छी तरह से भांप सकें। ये नेतृत्व क्षमता वाली कला है। सफलता तभी मिलेगी जब किसी योजना पर काम करने वाली टीम का कैप्टन संगठित रूप से सबसे काम करा सके। लंदन पुलिस के मशहूर इंस्पेक्टर ओ रेटर ने इस दिलचस्प लेख को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा था। रेटर इससे काफ़ी प्रभावित भी हुआ था, इतना कि उसने इसे अपनी निजी कॉपी में काट कर चिपका लिया था। ओ रेटर ने लेन विटलन के एक परिचित से कहा था, जो कि उनका जानकार भी था, कि अपने दोस्त से कह देना लंदन से ज़रा दूर ही रहे। अगर उसने कभी लंदन में अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो 14 सालों से छुट्टा घूम रहा सांड और ज़्यादा छुट्टा नहीं घूम पाएगा। और एक दिन लेन विटलन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। ये एक शाम की बात है। बर्फर्ड स्क्वायर पर एक पुलिस वाला हल्के कदमों से चहलकदमी कर रहा था। वहाँ से कॉनफोर्ड स्ट्रीट की तरफ बढ़ते हुए उसे वहाँ के बीट कांस्टेबल से मुलाकात करनी थी। पहले वाले पुलिस वाले का नाम था PC सिम्पसन। सिम्पसन का दिमाग इस बात से थोड़ा भन्नाया हुआ था कि उसका जीजा पता नहीं क्यों बिना कुछ बताए उसकी बहन और 3 बच्चों को छोड़कर कनाडा चला गया था। सिम्पसन को इसी मामले के बारे में बीट कांस्टेबल हैरी से बात करनी थी। उसके जीजा का मकान असल में हैरी के इलाके में ही पड़ता था। वे दोनों बातें करने लगे। सिम्पसन ने कहा, इस मामले में पूरा दोष मेरी बहन का ही है या फिर पता नहीं किसका है। तभी दोनों ही लगभग डर से या फिर उस अप्रत्याशित चीख की वजह से जड़ से हो गए। उनके कानों में आवाज़ पड़ी, हत्या हत्या, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। चंद सेकंड बाद ही दोनों पुलिस वाले आवाज़ की दिशा में दौड़ रहे थे। मकान नंबर 95 के सामने एक लड़की खड़ी थी। हल्की स्ट्रीट लाइट में उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद नाइट गाउन पहने हुए थी। हिस्टीरिया के किसी मरीज की तरह कांपते हुए वो चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प, ओह आप आ गए, प्लीज़ अंदर आ जाइए। उसके कुछ कहने से पहले ही सिम्पसन और हैरी दरवाजे से घर के अंदर पहुंच चुके थे। उनके पीछे वो लड़की भी अंदर आ गई। अंदर वो जिस हॉल में थे वहाँ अंधेरा था। सिम्पसन और हैरी के कानों में उस लड़की की आवाज़ पड़ी, मैंने उनको लड़ते चीखते चिल्लाते सुना था। मैंने उस कमरे में भी जाने की कोशिश की। इतना बोलते बोलते उसने दीवार पर लगे स्विच को भी ढूंढ लिया था। अब कमरे में पूरी रोशनी थी। सिम्पसन ने कहा, क्या मामला है, किस कमरे में क्या हुआ है, हमें वहाँ ले चलिए। लड़की ने कांपते हाथों से ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। कमरे में ही एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। दीवार पर एक तरफ रॉड गड़ी हुई थी जिस पर कुछ हैट शॉल वगैरह टंगे हुए थे। सिम्पसन अब तक उस लड़की का भी मुआयना कर चुका था। उसने पाया कि लड़की थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन डर से एकदम सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसने हैरी से उसे एक शॉल ओढ़ाने को कहा और फिर बोला, और मिस, अब आप हमें वारदात वाले कमरे में लेकर चलिए। लड़की ने ना में सिर हिला दिया। डर से उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो कमरा बस सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने ही है, आप खुद चले जाइए। दोनों पुलिस वाले सीढ़ियों पर दौड़ पड़े। उनके दौड़ते ही लड़की ने नीचे लगे स्विच को दबा दिया था, जिससे सीढ़ियों और उसके बाद वरांडे में भी रोशनी हो गई थी।
चंद सेकंड बाद ही सिम्पसन और हैरी ने खुद को एक बंद दरवाजे के सामने पाया। ये महोगनी की लकड़ी का बना एक बड़ा, मजबूत और खूबसूरत नक्काशीदार दरवाज़ा था। सिम्पसन ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। उसे लगा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई और हैंडल को उल्टी दिशा में घुमा दिया। ऐसा करते ही खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। ये एक बड़ा सा कमरा था, लेकिन उसमें कमरे के हिसाब से रोशनी काफ़ी कम थी। वो रोशनी भी छत से लटके एक महंगे शैंडलियर में लगे कुछ कम पावर के बल्बों से आ रही थी। दोनों को उस कम रोशनी का अभ्यस्त होने में कुछ सेकंड लगे। फिर सिम्पसन ने देखा कि कमरे में सागवान या किसी दूसरी महंगी लकड़ी से बना एक खूबसूरत टेबल रखा हुआ था। एक कोने में संगमरमर का नक्काशीदार फायरप्लेस भी बना हुआ था। जब वो टेबल को पार करके कमरे में दूसरी तरफ पहुंचे, तब उनको वो नज़र आया। वो टेबल के पीछे चित पड़ा हुआ था। उसने इवनिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसके एक हाथ ने फायरप्लेस को पकड़ा था, दूसरा हाथ आधा उठा हुआ था। हैरी ने नीचे बहते खून की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मर चुका है, इसे गोली मारी गई है। पीसी सिम्पसन का मर्डर का ये पहला केस था और इसीलिए घबराहट और बेचैनी में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उसे सिखाए गए सभी सबक कि ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए, वो करीब करीब भूल सा गया था। वो लाश को घूरते हुए उन सारे सबकों को याद करने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि अगर उसने इस मामले को सुलझा लिया तो उसकी तरक्की तो पक्की हो जाएगी। उसने किसी तरह अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश की और फुसफुसाते हुए हैरी से बोला, कमरे में किसी को आने मत देना। फिर उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। पीछे की तरफ एक खिड़की खुली हुई नजर आई। उसे पार करते ही वो एक लंबी बालकनी में था। काफ़ी रात हो चुकी थी, शायद 11 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिम्पसन ने अपनी तेज़ टॉर्च से चारों तरफ देखना शुरू किया। उसे नज़र आया कि बालकनी की रेलिंग से एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जो कमरे के बगल से घूमती हुई उन सीढ़ियों की तरफ जा रही थी जिनसे वो कमरे में दाखिल हुए थे। उसे ध्यान आया कि उनके आते समय ये रस्सी वहाँ नहीं थी। अगर होती तो वो इससे ज़रूर टकराते। उसने कहा, हैरी, ये जो कोई भी था हमारे आने से पहले ही निकल भागा है। आओ नीचे चलकर लड़की से इस बारे में और पूछताछ करते हैं। दोनों नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे का कमरा खाली था। मकान में और कहीं से भी कोई आहट उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा शायद वो अपने कमरे में चली गई होगी। बाहर का वो वाला दरवाज़ा भी बंद था जिससे वो घर के अंदर आए थे। सिम्पसन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उसने हैरी से कहा, ओह, लगता है उस लड़की ने अंदर से ताला लगा दिया है। जाओ उससे चाबी लेकर आओ। हैरी ने नज़र आ रहे दोनों कमरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि दोनों ही दरवाजे लॉक मिले। अब सिम्पसन ने उससे कहा कि वो वहीं पर रहे और वो खुद सीढ़ियाँ चढ़कर बालकनी की बगल से होता हुआ घर के पिछवाड़े बने एक छोटे से लॉन में किसी तरह उतर गया। वहाँ से चारदीवारी फलांग कर वो बाहर गली में पहुँचा। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से सीटी निकाली और उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। अंधेरी सर्द रात में सीटी की तीखी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। चंद ही मिनटों में एक लंबे चौड़े ऑफिसर के पीछे 3 पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। ये आसपास गश्त कर रहे सिपाही थे। लंदन पुलिस का ये आपस में संपर्क में रहने का एक पक्का और पुराना तरीका था। ये इत्तेफाक की ही बात थी कि उस रात अपने किसी काम से इंस्पेक्टर ओरेटर भी वहीं मौजूद था। सीटी की आवाज़ सुनते ही वो अपने सभी काम भूलकर अपने सिपाहियों के साथ आवाज़ की दिशा में दौड़ लिया था। हाँफते हाँफते सिम्पसन ने ओरेटर को घर की तरफ लौटते हुए वहाँ क्या हुआ है वो सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर रेटर ने एक सिपाही की ड्यूटी मकान के अगले दरवाजे पर लगा दी। जिस रास्ते से सिम्पसन बाहर निकला था, उसी रास्ते और तरीके से रेटर और उसकी पूरी टीम घर में दाखिल हुए। सीढ़ियों के नीचे हैरी खड़ा हुआ था। रेटर ने उससे पूछा, वो लड़की कहाँ है? क्या दोबारा दिखाई दी? हैरी ने जवाब दिया, नहीं सर, शायद वो हादसे की भयानकता के कारण। नहीं सर, हो सकता है इस भयानक हादसे को देखकर वो कहीं बेहोश पड़ी हो। रेटर उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए उस दरवाजे पर पहुंचा जिसके अंदर लाश पड़ी हुई थी। जब उसने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा लॉक था। उसने की होल पर नज़रें गड़ा दीं, लेकिन अंदर उसे कुछ नज़र नहीं आया। बस ये दिख रहा था कि पीछे वाली खिड़की भी अब बंद हो गई थी। रेटर ने दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दिया। दोनों मजबूत जवानों ने अपने कंधे भिड़ाए और उनके कई धक्कों के बाद चिटकनी सटाक से टूट गई। सब लोग अंदर घुस गए। कहाँ है वो लाश? इंस्पेक्टर रेटर ने पूछा। पूरा कमरा खाली पड़ा था और कहीं लाश का नामो निशान नहीं था। कमरे को खाली देखकर सिम्पसन और हैरी के मुंह हैरत से खुले रह गए।
वहां ना कोई लाश थी और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे ऐसा लगे कि वहां थोड़ी देर पहले किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो। इंस्पेक्टर रेटर भी हैरान था। वो कमरे का मुआयना करने लगा। फर्श और छत से होते हुए उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। अचानक उस खिड़की के पीछे स्थित मार्किस पारेलो के मकान का उसे ध्यान आया, और ये ध्यान उसे दो बातों के कारण आया था। पहला ये कि उसे पता चल चुका था कि लेन वेटलन इस शहर में है, और दूसरी बात ये कि मार्किस के घर के एक कमरे में रखे सेफ में महंगे कटे हुए हीरे और पन्ने के 4 पैकेट रखे हुए थे। ये पैकेट इटली के हीरो के शौकीन एक व्यक्ति के ऑर्डर पर उसके यहाँ जाने से पहले यहाँ रखे गए थे। इस बात की सूचना मार्किस ने पुलिस को दे दी थी, और इसीलिए रेटर ने उस घर के आगे और पीछे एक एक पुलिस वाले की ड्यूटी भी लगा दी थी। वो पीछे वाले वरांडे में पहुंचा और वहां से दिख रहे मार्किस के घर के आगे खड़े आदमी से उसने पूछा, अरे सुनो, तुम वॉल्टन ही हो ना? अंधेरे से आवाज़ आई, जी हाँ सर, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़ा हूँ। और मार्टिन कहाँ है? अंधेरे से एक दूसरी आवाज़ आई, मैं भी यहीं पर हूँ सर। रेटर जोर से गुस्से से बड़बड़ाया, तुम दोनों को वहाँ मैंने क्या झक मारने के लिए छोड़ा था? लेन तो अपना काम करके निकल भी गया। पुलिस विभाग में अपने लंबे कार्यकाल के अनुभव से रेटर जानता था कि लेन किस तरह से काम कर सकता है। इस बात से उसे काफ़ी धक्का सा भी लगा। ये भी महसूस हुआ कि उसके रहते भी लेन वेटलन अपना काम कर गया था। रेटर ने दरवाजे खोलने या खुलवाने की भी जहमत नहीं उठाई। वो रेलिंग से लटका और पीछे कूद गया। चंद सेकंड बाद ही वो मार्किस का दरवाज़ा खटखटा रहा था। काफ़ी देर खटखटाने के बाद नौकरों ने दरवाज़ा खोला। असल में मार्किस दंपत्ति उस शाम थिएटर चले गए थे और उनका देर रात घर लौटने का प्रोग्राम था। उनकी गैरहाजिरी में नौकर खा पी कर ऊपर के कमरे में चले गए थे, जिसके कारण रेटर द्वारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उनको देर से सुनाई दी थी। जैसी कि रेटर को आशंका थी, घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सेफ की चौकीदारी कर रहा सशस्त्र चौकीदार ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ा था। उसके बदन पर डंडों से पिटाई के निशान मौजूद थे। ऊपर के कमरे में रखा सेफ खुला हुआ था और उसमें रखे हीरे और पन्ने के 4 पैकेट गायब थे। किसी दार्शनिक जैसे अंदाज में रेटर बुदबुदाया, मैं जानता हूँ, लेन एक वारदात 4 हाथों से और 4 तरीकों से करता है। उसकी योजना कुछ इस तरह की होती है कि एक वारदात करके 4 लोग 4 दिशाओं से 4 अलग अलग तरीकों से भागते हैं। इसकी वजह से पुलिस चक्कर में आ जाती है और इसीलिए आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन मुझे कैसे भी करके उसका पता लगाना ही होगा। अब रेटर ये सोचने लगा कि हो सकता है लेन का एक साथी डंडी से हॉलैंड का स्टीमर पकड़ ले और दूसरा प्लाईमाउथ से फ्रांस के किसी बंदरगाह का टिकट कटा ले। उसके तरीके हमेशा अनूठे ही रहते थे। वो ये भी सोच रहा था कि उसने बर्फर्ड स्क्वायर पर इसीलिए वो मकान किराए पर लिया होगा कि यहाँ पर मर्डर का ड्रामा करके वहाँ मौजूद सारे पुलिस वालों का ध्यान उस जगह से हटा सके जहाँ उसे अपनी वारदात को अंजाम देना था। अब पुलिस की टीम हत्या वाले घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुट गई, लेकिन वहाँ उनको कुछ जले हुए कागजों के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। लाल रंग का एक अधजला कागज़ भी रेटर को वहाँ मिला, जिसमें यात्रियों और गाइड्स के लिए कस्टम के दिशा निर्देश लिखे हुए थे। रेटर ने उस कागज़ को सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। इस मामले में एकमात्र क्लू उसे अगली सुबह मिला क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट पर ड्यूटी दे रहे एक कांस्टेबल से। उसने पिछली रात बर्फर्ड स्क्वायर से कॉनफोर्ड स्ट्रीट की तरफ आती कार में एक घबराई हुई सी औरत को देखा था। अब रेटर ने सिम्पसन से कहा कि वो सारी बात उसे विस्तार से बताए। बेचारा सिम्पसन इस पूरे घटनाक्रम से चकराया हुआ सा था। उसके हाथ से हत्या का मामला सुलझाने का मौका भी निकल चुका था। उसने कहा, हाँ सर, अब मुझे याद आ रहा है कि उस औरत की टोन किसी विदेशी औरत की टोन जैसी थी, और मुझे ये भी याद आ रहा है कि उसने चंद शब्दों के अलावा और कोई बात नहीं की थी। और हाँ सर, एक बात और मुझे खटकी थी कि उसने कमरे में अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र भी डाली थी। रेटर ने सवाल किया, क्या टाइम था उस वक्त? शायद 11 बज रहे होंगे। नहीं सर, 11 से कुछ ऊपर का ही वक्त था वो। ठीक है सिम्पसन, अब मुझे सब कुछ दिन की रोशनी की तरह से साफ साफ समझ में आ रहा है। रेटर ने फौरन पता करवाया कि रात में कौन कौन से शिप ने इंग्लैंड का तट छोड़ा है। उसका अनुमान था कि लेन खुद अभी लंदन में ही है और उसके साथी निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये बस एक अनुमान ही था। रात में ही लंदन से एक धीमी गति के जहाज़ ईमेल ने अफ्रीकी तट के लिए यात्रा शुरू की थी। रेटर का सौभाग्य था कि किसी और जहाज़ ने उस रात इंग्लैंड का तट नहीं छोड़ा था।
रेटर के अनुरोध पर ब्रिटिश नेवी के एक तेज जहाज को उसके पीछे लगा दिया गया। इस जहाज ने अगली सुबह बिस्क की खाड़ी में ईमेल को रुकने का आदेश दिया। चंद मिनटों की तलाशी में ही एंग्लो स्पेनिश मूल की मिस एल्वारेज लंदन पुलिस के कब्जे में आ चुकी थी। हालांकि उसने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन जब उसके केबिन में मार्किस के यहाँ से लूटे गए हीरे के पैकेट मिल गए तो उसका विरोध ठंडा पड़ गया। रेटर और दूसरे लोगों ने देखा वो बड़े ही शानदार हीरे थे। 10 कैरेट से कम कोई भी नहीं था। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सफलता थी। जब तक लेन खुद नहीं पकड़ा जाता तब तक रेटर की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी ही थी, उसके साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। रेटर ने लंदन से निकलने के सभी रास्तों पर चेकिंग लगा दी। उसे नहीं पता था कि लेन वेटलन को ये बात पता है या नहीं कि उसकी एक साथी पकड़ी जा चुकी है। अपराधियों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसने लंदन प्रेस में एक बयान छपवाया। बर्फर्ड स्क्वायर में लूटे गए हीरों का एक हिस्सा एक औरत एल्वारेज की गिरफ्तारी से बरामद हो चुका है। इस गिरफ्तारी से ये स्पष्ट होता है कि इस अपराधी गुट के मुखिया ने इस औरत को बलि का बकरा बनाया है। उसे इस तरह से लंदन से भेजा जा रहा था कि वो सबूत के साथ पकड़ी जाए और अपराधी गुट का सरगना लूट के बड़े हिस्से के साथ बच जाए। इस कांड से विभाग की हुई बदनामी पर रेटर के बॉस जॉन डॉल्टन ने अगले दिन रेटर को ऑफिस में बुलाया। आते ही उसने रेटर को लताड़ लगाई। इस लेन कांड से हमारी कितनी बदनामी हो रही है पता भी है? तुम्हारे पास अब उसे पकड़ने का क्या उपाय है और उसके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं? हम किसी को भी अपने देश में आने से तो रोक नहीं सकते और बिना सबूत के पकड़ भी नहीं सकते। अल्वारेज ने तुमको क्या क्या बताया है? रेटर ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। सर, मेरा सबसे बड़ा हथियार है मेरा धैर्य। लेन ने अल्वारेज को इस तरह से जाने दिया था कि सबका ध्यान लेन की तरफ से हट जाए, फिर वो देश से लूट के एक बड़े हिस्से के साथ निकल भागता। डाल्टन उसकी बात काटता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर, धैर्य से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फुर्ती से कोई एक्शन लेना होगा। रेटर ने जवाब दिया, आपकी बात ठीक है सर, लेकिन थोड़ा धैर्य तो हमें रखना ही होगा। मैं अपराधियों का मनोविज्ञान काफ़ी कुछ समझता हूँ। हमारी जो खबर छपी है उसके बाद लेन ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसे भी बहादुरी के कारनामों और बहादुर पुलिस ऑफिसरों से उलझने में मज़ा आता है। आप मेरी बात पर यकीन करके मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए प्लीज़। डाल्टन से कुछ और बातचीत करके रेटर बाहर निकला। उसने अपनी फोर्स के चुनिंदा जासूस मार्किस के घर के आसपास ये जानने के लिए लगा दिए कि आखिर लेन है कहाँ। 2 दिन में उनकी मेहनत सफल हुई। लेन वेटलन मार्किस के घर के पीछे एक 4 मंजिली इमारत की 4थी मंजिल पर ठहरा हुआ था। उसने ये घर जानबूझकर इसलिए लिया था क्योंकि इसके ठीक सामने स्कॉटलैंड यार्ड के कंपाउंड में 4थी मंजिल पर इंस्पेक्टर रेटर का कमरा था। रेटर की आदत थी ताज़ी हवा के लिए अपने कमरे की खिड़की को खुला रखना। वो अपने कमरे से दूरबीन द्वारा रेटर की हरकतों पर नज़र रखता था। अब रेटर के सामने 2 काम थे, एक तो लेन को पकड़ना, दूसरे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना। सेफ के कमरे का चौकीदार कुछ भी नहीं बता पाया था क्योंकि पहला डंडा सिर पर पड़ते ही वो बेहोश हो गया था। उधर एल्वारेज भी लेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन रेटर ने भी अपने कमरे में कुछ दूरबीनें इस तरह से लगवा लीं जिससे लेन उनको देख ना सके, लेकिन यहाँ से उस इमारत को देखा जा सके। 2 दिन ऐसे ही लुका छुपी में बीत गए। तीसरी शाम दूरबीन पर ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल ने सूचना दी कि लेन के कमरे में कुछ हलचल हो रही है। रेटर ने बिना वक्त गंवाए उसे पकड़ने के लिए टीम तैयार की। ऑफिसर जॉन डॉल्टन भी उनके साथ था। चंद मिनटों में ही वो उस इमारत पर पहुंच गए। रेटर ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उस बिल्डिंग को पहले ही चारों तरफ से घेर लिया गया था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और सामने लेन वेटलन मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने कहा, आओ इंस्पेक्टर रेटर, मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन बिना सबूत के तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिया तो तुम्हें हार कर छोड़ना ही पड़ेगा। रेटर ने भी उतनी ही शांति से जवाब दिया, मेरे पास सारे सबूत हैं, अब तुम मेरे साथ चलो और सब कुछ मैं तुमको सबूत के साथ बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि लंदन में अपनी नाक मत घुसाना, लेकिन तुम माने नहीं। अब भुगतो नतीजा। चंद मिनटों में ही लेन और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे। रेटर ने लेन को बताना शुरू किया, तुम्हारा जो आदमी वहाँ मरने का ड्रामा कर रहा था उस मकान में, वो एक छोटा मोटा अपराधी है। चंद पैसों के लिए वो तुम्हारे साथ शामिल हो गया था। सिम्पसन और हैरी ना सिर्फ उसे पहचानते हैं, बल्कि इस समय वो हमारी गिरफ्त में भी है। तुमने उसे जो डॉलर्स दिए थे
उन डॉलर्स के साथ। रही बात तुम्हारी फुल प्रूफ योजना की, तो उसमें तो झोल ही झोल भरे हुए थे। जो हीरे अल्वारेज के पास मिले हैं, उनके कटर ने उनको पहचान लिया है। वो दूसरे हीरे जो तुम्हारे पास हैं, उनको भी पहचान कर वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अब यहाँ ये भी सवाल है कि बाकी के हीरों के मिले बिना तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता। किसी और को तुमने हीरे दिए नहीं, क्योंकि अगर वो उनको लेकर कहीं चंपत हो जाता तो फिर तुम क्या करते। तो इसलिए हमारे लिए उन बाकी हीरों को बरामद करना बहुत ज़रूरी है, लेन ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो हीरे हैं कहाँ इंस्पेक्टर? इस जन्म में तो तुम्हें मिलने से रहे, रेटर ने जवाब दिया। वो हमें पहले ही मिल चुके हैं मिस्टर लेन विटलन। ड्रामाई हत्याकांड वाले कमरे में फायरप्लेस के अंदर से हम उनको भी पहले ही निकाल चुके हैं। तुम्हारी योजना यही थी कि चूंकि वो मकान सील हो चुका है और मुकदमा खत्म होने के बाद ही खुलेगा, इसलिए तुमने उनको वहां छिपाया था। 2-4 दिन के बाद तुम उनको निकाल लेते और भेष बदलकर यहाँ से चंपत हो जाते। बोलो, यही थी ना तुम्हारी प्लानिंग? लेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो हार मान चुका था। मिस अल्वारेज ने उस रात घड़ी क्यों देखी थी? क्योंकि उसे 12:30 बजे रात वाला शिप पकड़ना था। कस्टम के नियम क्या क्या हैं, ये जल्दी से याद करके उसने वो कागज़ फायरप्लेस में डाल दिया था। वही कागज़ उसके खिलाफ कोर्ट में अहम गवाह बना और मरने का ड्रामा करने वाले इंसान को कोर्ट ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो किस षड्यंत्र का शिकार हो गया था। और इस तरह से महान शातिर अपराधी लेन विटलन का अंत हुआ, और साथ ही उसके घमंड का भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।